हेलो स्टूडेंट, आज हम कन्यादान का बाकी पार्ट पूरा करेंगे। इससे पहले हम एक काव्यांश पढ़ चुके थे, आज दूसरा पढ़ेंगे। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो माँ है अपनी बेटी को सीख देती है। वह कहती है, बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी यदि कोई तारीफ़ करे तुम्हारी तो तुम अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि इसका आशय यह है कि ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे और तुम उनकी आँखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित मत होना, क्योंकि ये जो सुंदरता है यही तुम्हारा बंधन का कारण बन जाएगी। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। पहले क्या होता था, दहेज के लोभी जो लोग होते थे, दहेज के लालच में आग जलाकर लड़की को मार देते थे। तो यहाँ पर माँ सीख देती है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, ना कि अपने आप को जलाने के लिए। तो अपनी बेटी को वो आगाह कर रही है जो गृहस्थ जीवन के जितने भी जो व्यवहार हैं, उन जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उनसे उसको वाकिफ़ करना चाहती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, क्योंकि जब नई नई दुल्हन होती है तो उसको बहुत सारे वस्त्र और आभूषण उपहार में मिलते हैं। तो वो एक तरीके से भ्रम के जाल में, यानी उसको बंधन में बांधने के लिए हैं। तो यहाँ पर जो माँ है अपनी बेटी को कह रही है कि जो उपहार हैं वो क्या हैं, तुम्हारे भ्रम की तरह हो जाएंगे। जिस तरह से शाब्दिक शब्दों का भ्रम होता है, उसी तरह गहनों, कपड़ों आदि का भी भ्रम हो जाता है। और जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो तुम्हें प्यार करने के बदले वास्तविकता में तुम्हें मतलब कार्य करने में तुम्हें कोलू की तरह लगा देंगे। इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी तरह समझ जाना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी लड़की में एक जो भोलापन है, कोमलता है, उसका भाव तो रखना, लेकिन दूसरों को अपने उस कोमलता का फ़ायदा उठाने मत देना। यानी अपने ऊपर जो लोग अत्याचार करें उनको सहन नहीं करना है। तो यहाँ इस तरह से एक परंपरागत तरीके से जो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, आने वाले खतरों से, आने वाले कष्टों से उसको आगाह कर रही है। तो यहाँ पर ऋतुराज जी ने कितना एक स्वाभाविक वास्तविकता से अवगत कराया है। यहाँ अंतिम पंक्तियों में हमने देखा, माँ ने कहा लाडली होना, यानी कोमलता का भाव भी दिखाया गया है और लड़की जैसी मत दिखना। तो दोनों में विरोधाभास है, ठीक है। और इससे पहले है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, इसमें आपका बंधन है स्त्री जीवन के, इसमें उपमा अलंकार है। तो आपको पता ही लग गया है कि प्रस्तुत कविता में खड़ी बोली है और यह कविता छंद मुक्त है, ठीक है। अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर जो माँ है, माँ बेटी का जो एक आपसी रिश्ता है उसको दिखाया गया है। माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल तो बनी रहे, पर वह दुनियादारी जैसे स्वार्थी, लालच और झगड़ालू ना बने। परंतु इसके साथ ही वह उसे जो अत्याचार हैं उनसे बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का फ़ायदा ना उठाएं और उस पर अत्याचार न करें। इसलिए वह अपनी लड़की को ये सीख देती है। और जैसे कि अंतिम पंक्ति में हमने देखा, उसने कहा कि उसकी लड़की तो बनी रहे, किंतु
लड़की जैसी दिखाई न दे। ठीक है, अब आगे है प्रश्न सेकंड। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? पहला देख लेते हैं। यहाँ पर समाज में स्त्री की दशा में दो बातें दिखाई गई हैं। एक तो वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए रोटियां पकाती है, यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। दूसरा है काम में लगने के बावजूद उस पर अत्याचार किए जाते हैं, यानी काम करने के बाद भी उसको तरह तरह से ताने दिए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। कई बार उसे अपने आप को जला डालना पड़ता है, यानी इतने ज़्यादा उसको अत्याचार किए जाएंगे, इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने आप को जला डालती है। इस संदर्भ में ये पंक्ति आ जाएगी। दूसरा है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा, यानी अपनी बेटी को क्यों सावधान करना समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि सभी लड़कियाँ शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, यानी अपने एक सुखद सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं क्योंकि उसको वास्तविकता का नहीं पता, क्योंकि घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है और यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है। और विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का जरा भी एहसास नहीं होता और इसलिए वह उसे बचाने का उपाय भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ एक माँ क्या है, एक शुभ चिंतक के रूप में दिखाया गया कि वो अपनी लड़की का भला चाहती है। प्रश्न नंबर 3। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कविता के आधार पर कि हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह की काल्पनिक सुखों में मग्न है। वह सोच रही है कि सज धर कर ससुराल में जाएगी और उसके पति उस पर रीझेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी सास ससुर अन्य जो परिवार के सदस्य हैं वो उनको पलकों पर बिठाएंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। कितना सुखी होगा जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन सुखद होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती, यानी जिम्मेदारियों का तो उसे ज़रा भी भान नहीं होता। भान कहते हैं जो जिम्मेदारी पड़ेंगी उससे ज़रा भी उसको अंदाज़ा नहीं होता। प्रश्न नंबर 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर जो स्त्री जीवन के दुख को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांटती है। शादी से पहले माँ अपनी बहन को पूंजी समझती थी, लेकिन उसके साथ बात कर सकती थी, उसे सलाह दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र ऐसी क्या है, पूंजी है, धन है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने उसे अंतिम पूंजी कहा है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? माँ ने अपनी बेटी को इस प्रकार सीख दी है, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर ना रीझना, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार ना सहना, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी न खोना, अपना व्यक्तित्व न खोना, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हैं। इसमें हमने मार्क किया है पहला, चौथा और पांचवा। ये आपको
अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।